नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव गरीब और किसानों के उत्थान को प्राथमिकता। इस रबी सीजन में उत्तर प्रदेश के किसानों को विभिन्न रबी फसलों के 45,05,608 कुंतल बीजों का वितरण। धान खरीद के लिए 3 और एजेंसियां नामित। उत्तर प्रदेश में अभी तक 80.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बुआई। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव। अब कृषि समाचार विस्तार से। गांव गरीब और किसानों का उत्थान उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य विकास के लिए निरंतर प्रयास जारी है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं इटावा में दैनिक दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी प्लांटों की स्थापना की जा रही है। सक्रिय मत्स्य पालकों के आवासहीन 1,600 परिवारों के लिए निःशुल्क आवास बनाने हेतु सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसी क्रम में लोहिया समग्र विकास ग्रामों में लोहिया आवासों का निर्माण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। इस रबी सीजन में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को विभिन्न रबी फसलों के लिए 45,05,608 कुंतल बीजों का वितरण करेगी, जिनमें गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, तोरिया, राई, सरसों, अलसी और मक्का के बीज शामिल हैं। रबी रणनीति के अनुसार किसानों को प्रमाणित और उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा 39.61% बीज बदलाव का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष किसानों को गेहूं का 39,80,000, जौ का 46,600, चने का 2,08,009 तथा 1,35,300 कुंतल प्रमाणित बीज वितरित किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक ने दी। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 2 दिवसीय कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्पादकता वृद्धि, फसल सुरक्षा एवं कृषि उपजों की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने आम राय से जैविक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार प्रदेश में धान खरीद की सुस्त रफ्तार में तेजी लाने के उद्देश्य से धान क्रय नीति में आवश्यक संशोधन करते हुए अब उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम एवं राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम तथा यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को भी धान क्रय एजेंसी नामित करते हुए धान क्रय कराए जाने का निर्णय लिया गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि पहले इन तीनों एजेंसियों को धान क्रय नीति में शामिल नहीं किया गया था। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अभी तक रबी फसलों की बुआई लक्ष्य 128.23 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष प्रदेश में कुल 80.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जो लक्ष्य का 62.83% है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 125.69 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 67.67 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जो लक्ष्य का 53.84% थी। अर्थात गत वर्ष से लगभग 9% अधिक बुआई हो चुकी है। इस वर्ष गेहूं की बुआई आच्छादन लक्ष्य 99 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 52.45 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो आच्छादन लक्ष्य का 52.98% है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। लहसुन की बुआई यदि ना हुई हो तो इस माह पूरी कर लें। लहसुन के लिए यमुना सफ़ेद G282 प्रजाति उपयुक्त है। लहसुन के खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन गोबर की खाद या 7 से 8 टन नाडेप कंपोस्ट मिला दें और 35 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट व 50 किलोग्राम पोटाश बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय प्रयोग करना चाहिए। पिछले माह बोए गए लहसुन की निराई गुड़ाई तथा सिंचाई करें एवं बुआई के 40 दिन बाद 74 किलोग्राम यूरिया की प्रथम टॉप ड्रेसिंग कर दें। जौ की विलंब से बुआई हेतु क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों यथा ज्योति का 572/10, मंजुला के 329, RS6 तथा माल्ट हेतु DL 88 की बुआई करें। आलू की फसल में जब माहू का कुप्रभाव दिखाई पड़े तो प्रति हेक्टेयर 1.0 लीटर डाई मिथोएट 30 EC या मिथाइल डमेटॉन
25 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में पछेता झुलसा का प्रभाव फसल पर दिखाई दे वहां पर प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2.5 किलोग्राम की दर से मेटोलेक्सल का छिड़काव करें। राई सरसों में अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा, सफेद गिरवी एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम अथवा जिनेब 75% WP की 2 किलोग्राम अथवा जिरम 80% WP की 2 किलोग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। वृक्षारोपित क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई व सिंचाई करते रहें। देशी गुलाब की कलम काटकर अगले वर्ष के स्टॉक हेतु क्यारियों में लगा दें। ग्लेडियोलस में स्थानीय मौसम के अनुसार सप्ताह में 1 या 2 बार सिंचाई करें। रजनीगंधा की स्पाइक की कटाई, छटाई, पैकिंग, विपणन तथा पोषक तत्वों के मिश्रण का अंतिम पर्णीय छिड़काव करें। जनवरी में रोपाई हेतु मेंथा को क्यारियों में दोबारा लगा दें। जो कृषक यूकेलिप्टस उगाना चाहते हैं वह पौध हेतु अंकुरण क्यारियों में बुवाई कर दें। आम के जो वृक्ष 45 से 50 वर्ष पुराने हैं तथा जो आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए कृषक जनपदीय उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों की मंडी भावों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। संभल 1485 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 1410 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 1455 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 1500 रुपए प्रति कुंटल। चावल संभल में 2185 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 2180 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 2050 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 2020 रुपए प्रति कुंटल। चना संभल में 3125 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 3150 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 3675 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 3300 रुपए प्रति कुंटल। गुड़ संभल 2500 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 2700 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 2725 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 2540 रुपए प्रति कुंटल। और अब सब्जियों के भाव। आलू संभल 1575 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 1900 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 1500 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 1400 रुपए प्रति कुंटल। प्याज संभल 1200 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 1400 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 1400 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 1275 रुपए प्रति कुंटल। टमाटर संभल 860 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 800 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 1055 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 925 रुपए प्रति कुंटल। हरी मिर्च संभल 1700 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 1700 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 1025 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 1650 रुपए प्रति कुंटल। केला संभल 1050 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 2800 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 1650 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 900 रुपए प्रति कुंटल। सेब संभल 4000 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 6100 रुपए प्रति कुंटल, मुरादाबाद 4100 रुपए प्रति कुंटल। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत
दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर में, उपजे खेती अपने कर में। अभिप्राय ये है कि जब तक हम स्वयं परिश्रम नहीं करेंगे तब तक खेती किसानी संभव नहीं है। बहनों भाइयों, हम लोग पारंपरिक फसलों की खेती तो करते ही हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम औषधीय गुणयुक्त पौधों की खेती करें तो निश्चित रूप से हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं औषधीय पौधों की खेती, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS कटियार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, शरद ऋतु चल रही है, तो इस समय हमारे किसान भाई कौन कौन से ऐसे औषधीय गुणयुक्त पौधे हैं जिनकी खेती कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाई अगर औषधि पौधों की खेती करना चाहते हैं, जैसा कि उनको भी थोड़ा सा विदित होगा कि जो गैर परंपरागत फसलें हैं उनमें बहुत कम लागत लगती है, जैसे कि आपका उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का बहुत कम प्रयोग होता है या ना के बराबर होता है। तो अगर इस खेती को अपनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि किसी तरह की ज़मीन है, जो जैसी ज़मीन है उसके अनुसार वो यानी फसल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यानी उपजाऊ ज़मीन है तो उपजाऊ के अनुसार, और जो कभी नहीं है ऊसर टाइप की ज़मीन है उसमें भी औषधि पौधों की खेती की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है इसकी? खेती करने से पहले थोड़ा सा हम किसान भाइयों को ज़रूर ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो भी प्लांटिंग मटेरियल मतलब जो रोपण सामग्री है किसी जगह ज़रूर थोड़ा सा अच्छे मतलब यानी उस संस्थान से प्राप्त करें। दूसरा प्रमाणिक मिले। हाँ, प्रमाणिक मिले। दूसरा ये है कि बाजार व्यवस्था का ज़रूर, खासकर इसमें थोड़ा सा अभी तक जो हुआ है बाजार का थोड़ा सा मतलब रहा है, इस वजह से बाजार व्यवस्था का सुनिश्चित जरूर करें। मतलब हम जो औषधीय गुणयुक्त पौधों की खेती करने जा रहे हैं उससे पहले देख लें कि इसका बाजार उपलब्ध है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, बाजार व्यवस्था जरूर मतलब देख लें कि किस में हमको ज़्यादा फायदा हो रहा है जी। तो बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिस ये जो यानी इस समय चल रहा है, शरद ऋतु चल रही है,
तो सब यानी जो एक चेंसुर है, इसबगोल है, मेटिकेरिया है, अजवाइन है, खुरासेनी अजवाइन है, अत्री लाल है, खत्मी है, खुबाजी है, मतलब यानी पौधे तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो यानी किसान भाई खेती कर सकते हैं, बहुत पौधे हैं। लेकिन जो शुरू में मैंने कहा कि उसके जो मतलब करने की यानी कृषि तकनीक और थोड़ा सा बाजार व्यवस्था के अनुसार ही मतलब पौधे का चुनाव करें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने चैनसुर बताया, जी। तो हमारे किसान भाई जो चैनसुर की खेती करना चाहते हैं तो इन्हें क्या करना होगा और किस तरह से कर सकते हैं? चैनसुर थोड़ा सा मतलब अगर ज़मीन ठीक है, यानी दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, 1-2 जुताई कर लें। और ख़ासकर इसमें ये सबसे अच्छी फसल इसलिए है कि मात्र 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मतलब अगर किसान भाई इसका जैसे धनिया का या उस हिसाब से यूज करते हैं सलाद के रूप में, तो वो भी प्रयोग करते हैं। अगर खासकर बीमारियों का जो पेट की बीमारियां हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। और जो बाज़ार में बेचेंगे वो बीज मतलब सीड मतलब जो उत्पाद होगा वो बाज़ार में अच्छी कीमत पर मिलता है। 250-300 रुपये किलो इसका इस समय रेट है। जो मतलब यानी 60 दिन में अगर वो चाहें तो 2 फसल भी ले सकते हैं, अभी भी बो के, और जनवरी में काट के फिर दूसरी फसल मार्च तक ले सकते हैं। मतलब 2 फसलें एक रबी यानी रबी सीजन में ले सकते हैं। जो चैनसुर है, चैनसुर की बुआई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 किलोग्राम यानी बीज की आवश्यकता पड़ती है। महीन सीड होता है और हल्की मतलब ज़्यादा गहरा सीड ना डालें, 1.5 इंच गहराई पर डालें और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। यानी जैसे गेहूं की बुआई करते हैं सेम वैसे ही करें, कोई ऐसा विशेष उसमें और यानी उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये आपने चैनसुर बताया और चैनसुर के बाद ईसबगोल भी आपने बताया। ईसबगोल बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। इसके लिए मतलब बाज़ार में बहुत चीज़ यानी प्रोडक्ट भी बनते हैं कि खेती आराम से कर देते हैं। और जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं इसको करने में कोई वो नहीं है, केवल इसमें उर्वरक की मात्रा कम से कम डालें। इसलिए उर्वरक की, क्योंकि अगर इसका यानी हम उर्वरक देते हैं, लैब में टेस्टिंग होती है तो रेजिड्यू मतलब शेष उसमें चला जाता है, तो दवा के लिए नत्रजन या इसलिए हानिकारक होता है। तो अगर उस जगह मतलब जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी पीएसबी या बायो फर्टिलाइज़र जो भी आपको मिल जाए उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें सिंचाई का भी बहुत ज़्यादा यानी गेहूं की तरह ना सिंचाई ज़्यादा, हल्की सिंचाई करें और कम सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उतनी सिंचाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा 3 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सर्दियों में बरसात हो गई तो उसका यानी वो भी सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही समय क्या है? सही समय यही चल रहा है जो इस समय जो चल रहा है, मतलब 15 दिसंबर तक आराम से बो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक्चुअली फरवरी में जाके इसमें बाल टाइप का निकलता है, फिर उसकी कटाई कर लेते हैं। और कटाई करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखा जाता है कि छाया में रखें, मतलब छाया में रखें। हाँ, मतलब ओस में ना रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको छाया में सुखाएं और डंडों से पीट करके अलग किया जाता है। इसके बाद वो किसान अपना बेच सकते हैं। अगर इसके आगे की भी तकनीक जानना चाहें तो उसका एक मतलब सेलुलोज जो निकलता है उसका ऊपर का छिक्कल का जैसे धान की कुटाई होती है और इसी बीज की छिलाई होती, तो वो उससे भूसी बन जाती है और उसका बीज अलग दिख जाता है। डॉक्टर साहब, आपने खत्मी खुबाजी का भी नाम लिया। खत्मी खुबाजी का बहुत रोल है। यानी एक तरह से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं, कई बीमारियों में प्रयोग होते हैं और किसान भाई को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बार बार मैं वही कहता हूँ कि जो फर्टिलाइज़र है उसमें कतई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कीटनाशक कोई कीड़ा लगता नहीं है और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। इस समय अच्छा सीजन चल रहा है। जहाँ तक रहे खत्मी की दूरी कम से कम 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर, क्योंकि थोड़ा पौधा बड़ा होता है। और खुबाजी थोड़ा छोटा होता है और इसका तो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रख सकते हैं। और वही है कि 2-3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अरे मार्च में लगभग फसल पक जाती है और कटाई कर लें, बीज को डंडों से पीट लें। जहाँ तक रही बीज की मात्रा, 15 से 20 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। छोटा बीज होता है और इसका यानी कम लागत में हमें अच्छी आमदनी बहुत अच्छा, मतलब यानी इतना नहीं कि बहुत लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसान भाई इस यानी औषधि पौधों की खेती करना चाहते हैं तो इसमें बहुत फायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 06 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस सप्ताह 2 दिसंबर 2014 तक प्रदेश के सभी अंचलों में आसमान साफ रहेगा तथा कहीं कहीं सुबह हल्का कोहरा होने की संभावना है। वर्षा के कोई आसार नहीं है। प्रदेश में इस सप्ताह अधिकतम सामान्य तापक्रम 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने तथा न्यूनतम सामान्य तापक्रम 6 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने की संभावना है। अधिकतम आर्द्रता 75 से 85% तथा न्यूनतम आर्द्रता 55 से 65% रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सप्ताह प्रदेश के सभी अंचलों में 4 से 6 किलोमीटर की गति से उत्तरी पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। इस सप्ताह प्रदेश में वातावरण शुष्क रहेगा। बागों की जुताई गुड़ाई के लिए यह समय अनुकूल है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए जल्दी में लगाए गए पौधों के ऊपर छाया कर दें। तापमान में गिरावट की वजह से रात के समय पशुओं को बंद स्थान में गर्म बिछाली पर रखें, जिससे रात की सर्द हवा पशुओं को ना लगे। झींगा पालने वाले मत्स्य पालक उसे तालाब से निकालकर बिक्री करें, अन्यथा तापमान कम होने पर नुकसान होगा। यदि पानी का तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो मछलियों को आवश्यकता अनुसार पूरक आहार दें। तालाब में गोबर की खाद एवं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी बंद कर दें। जिन तालाबों में मछलियों को रोग नहीं लगा है उनमें भी 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुझे हुए चूने का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।